धन्य है वो धरा जहाँ तूने जन्म लिया, ज्ञान के दीपक से अंधेरे को कम किया। कलम तेरी तलवार है, सोच तेरी ढाल है, तेरी हौसलों के आगे हर मुश्किल बेहाल है। अरे रुक मत थक मत, रुक मत थक मत, तू मंजिल का हकदार है। हर सुबह की किरणें तुझसे कर रही है, तू भविष्य का सरदार है, तू भविष्य का सरदार है। और ऐसा करके दिखाया है हमारे बी एकलव्य के हमारे मित्र बोल सकते हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार सर की पूरी टीम आई हुई है, आप पीछे देख सकते हैं। और आज ज्ञान मेले का आयोजन किया गया है और ये एमएस एकेडमी का पावन धरती है। हाँ, आज के प्रांगण में सर बताएंगे कि ज्ञान मेला क्या होता है और ये इसका उद्देश्य क्या होगा। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ज्ञान मेला ऐसा कह सकते हैं कि बी एकलव्य की एक सोच है। आमतौर पे हर स्कूल में हर जगह परीक्षा के ऊपर बात होती है, परीक्षा के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन ज्ञान मेला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। बी एकलव्य के द्वारा जो बच्चों को स्किल सिखाई गई है, जो उनमें बदलाव आए हैं, जहाँ पे बच्चे खुद समझने लायक हुए हैं चैप्टर्स को, अपने टॉपिक्स को, अपने सम्स को, वो समझ को अपने पेरेंट्स के सामने दिखाते हैं कि बिना याद करे, बिना रटे भी चीज़ों को समझा जा सकता है और किस तरीके से समझ सकते हैं वो यहाँ पे दिखाया जाता है। तो हर एक बच्चे के पास अपना एक बोर्ड होता है जहाँ पे वो अपने टॉपिक को जिन्होंने खुद समझा होता है बिना टीचर की हेल्प के, मतलब बिना टीचर के समझाए, टीचर की हेल्प उसमें होती है, बिना टीचर के समझाए जो चीज़ समझी होती है वो यहाँ पे बच्चे अपने दिखाते हैं पेरेंट्स को। ना सिर्फ अपने पेरेंट्स को बल्कि दूसरे पेरेंट्स को भी, ताकि वो देख सकें कि अगर उनका बच्चा LKG UKG में है तो बड़ी क्लास में वो बच्चा आएगा तो किस तरीके से वो चीज़ों को कर सकता है। ये दिखाने का ज़रिया है ज्ञान मेला, एक अवेयरनेस कैंपेन है एक तरीके से कह सकते हैं शिक्षा के प्रति, कि जो पेरेंट्स है, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो उसे देखें कि किस तरीके से शिक्षा में बदलाव आ रहे हैं और हमें अपने बच्चों को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए। जी सर। जी हाँ, बिल्कुल जैसा सर ने कहा। तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा कैमरा को घुमाएं, वहाँ से आप देख सकते हैं तमाम बच्चे बोर्ड पर लग करके पिक्चर्स बना रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो हम चलते हैं एक बच्ची के पास, उन्होंने कुछ तैयार किया, उनसे थोड़ा सा पूछताछ करेंगे। मैं क्लास 8 की एक छात्रा है, इन्होंने एक टॉपिक है द एग्रीकल्चर, इसके बारे में कुछ पिक्चर्स बनाया और ये इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बेटा आप बताओ ये कैसे है, कौन सा मेथड है और इससे आपको क्या फ़ायदा लग रहा है और ये कौन सा टॉपिक है, थोड़ा सा इसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। मैं सेल्फ पिंक है, 2 एक्शन क्लास 8 हूँ। मैं स्टडी प्रोसेसिंग मेथड के द्वारा पढ़ती हूँ, ठीक। और मैं उसी के द्वारा द एग्रीकल्चर टॉपिक का पिक्चर बनाई हूँ। मैं पिक्चर के द्वारा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। कृषि शब्द 2 लैटिन शब्द से लिया गया है, एजर और कल्चर। एजर का मतलब होता है खेत और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। खेती का वो विज्ञान जिसमें जानवरों को पाला जाए और फसल उगाया जाए उसे खेती कहते हैं, ठीक। एक बड़े से क्षेत्र में एक ही प्रकार का बीज बोया जाता है जिसे फसल कहते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताना, इनको शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं, जैसे ये पशुपालन और ये खेती करना, ये दोनों क्या कहलाएंगे? कृषि कहलाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक। आगे बताओ। मेरा दूसरा टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। कृषि की शुरुआत कैसे हुई। शुरू में जो आदि मानव थे वो शिकारी थे, वो जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस खाते थे, वे घास पत्ते आदि भी खाते थे। एक बार उन्होंने देखा कि वे जिस फल या सब्जी के बीज खाकर फेंकते हैं वहाँ जिस मिट्टी में फेंकते हैं वहाँ से कुछ पौधे उग रहे हैं, ठीक। वे पौधों को पानी देने के लिए और खुद पानी पीने के लिए नदी के किनारे बस गए, ठीक। वे भोजन के लिए खेती करना शुरू किए, यहाँ से खेती की शुरुआत हुई। तो इनका कॉन्फिडेंस, वो कहते हैं ना कि चीते की चाल बाज की नज़र, और वो एमएस एकेडमी के बच्चों के टैलेंट पे कभी शक नहीं करते हैं। तो ये बच्चे कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो चलते हैं थोड़े से और कुछ बच्चों के पास घूमते हैं। सर यहाँ पे जो टॉपिक्स बच्चे सुना रहे हैं, जो चैप्टर्स बच्चे सुना रहे हैं, ये इन्होंने खुद तैयार किया है। खुद तैयार करने से मेरा मतलब ये है कि इन्होंने बच्चों ने खुद ने चुना है कि इन्हें कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर तैयार करना है। करने का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। हमारे जो माइंड में जो चीज़ें होती हैं वो पिक्चर्स के रूप में बनती है। तो बच्चों ने जो कुछ समझा है, समझने के लिए जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में है और बच्चों को इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, क्योंकि वो उनका मदर टंग है। तो वर्ड मीनिंग की हेल्प से, तो टेंस की हेल्प से, अपने सेंस के हेल्प से, अपनी समझ के हेल्प से उन्होंने उन चीज़ों को हिंदी में ट्रांसलेट किया। हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद उनकी पिक्चर्स बनाई हैं और क्वेश्चंस बनाए हैं। यहाँ पे जो बच्चों के टॉपिक्स हैं, जो बच्चे ने टॉपिक्स बनाए हैं वो इसी तरीके से बनाए, और जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या 100-150 तक भी जा सकती है एक चैप्टर से। यहाँ पे अमूमन आपने देखा होगा जो बुक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनमें 2, 5 या 10 ही होते हैं, लेकिन अगर बच्चा बनाने पाएगा तो 100-150 क्वेश्चंस भी उसके ऊपर बना सकता है। और जिस बच्चे ने 100-150 क्वेश्चन एक टॉपिक से बना लिए हों, एक चैप्टर से बना लिए हों,
आपको क्या लगता है कि उस बच्चे को क्वेश्चन के आंसर याद करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या कभी? आइए और बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से क्या बना रहे हैं। सर मैं बता दूं, आज मैं क्लास 10 का क्लास लेकर आया सुबह सुबह। तो क्लास 9 के कुछ बच्चे थे, तो उनको मैंने वो अपने एमएस अकेडमी से स्कूल से पढ़ के गया हुआ है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं ये मेथड यूज हो रहा है क्लास 10 के टॉपिक पे कि नहीं। तो मैंने क्या करा, क्लास 10 का जो हिंदी का बुक होता है, एक वर्णिका होता है, उसमें टोटल 5 चैप्टर है। तो मैं 2 बच्चियों को बुलाया और उनको दे दिया कि ये टॉपिक को पिक्चराइजेशन करके और उसका क्वेश्चन बना के आप लोग लेकर आओगे। तो मैं चेक करना चाहता था कि इस मेथड में ऐसा क्या खास बात है कि ये बच्चे वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे भी देखना था ये चीज़। और जब तक चीज़ें देखी नहीं जाए तो हम विश्वास कैसे करेंगे। तो फिर हमने क्या करा, उनको दिया, वो बच्ची लोगों ने बनाया और लाके हमारे सामने प्रेजेंट करा। और मैंने सारा पिक्चर्स को देखा, फिर उनसे क्वेश्चन पूछा तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो मुझे लगा वाकई में ये द स्टडी प्रोसेसिंग मेथड में वास्तव में दम है। ये तो मैंने हिंदी में करा है, बाकी सब्जेक्ट में अभी जब तक मैं अप्लाई नहीं करूँगा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सर ये जो है द स्टडी प्रोसेसिंग मेथड, ये हिंदी के लिए रामबाण का काम किया, ये तो साफ साफ दिखा है। आज मैंने देखा, खुद देखा। हाँ, और ये टॉपिक्स क्लियर रखो बच्चे से। और शायद वो बच्ची सामने दिख भी गई, बुलाते हैं। बच्ची हमारे सामने है, इनका नाम होगा खुशबू, क्लास 9 में पढ़ती है। बेटा आपको मैंने एक टॉपिक दिया था क्लास 10 का, वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर। उसका नाम क्या था चैप्टर का? दही वाली मगमा। अच्छा, दही वाली मंगम्मा। तो आपने उस चैप्टर को कैसे किया, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। उस चैप्टर को मैं पहले तो क्लास 10 का है चैप्टर, तो देखकर थोड़ा घबराहट हुई कि हम क्लास 9th में हैं और 10th का चैप्टर हम कैसे बनाएंगे। फिर कोशिश करने के लिए थोड़ा सा उसको रीड किया, फिर हल्का हल्का समझ आया, फिर अच्छे से रीड करके उसका मैंने पिक्चर में कन्वर्ट किया। पहले मैंने उसके चैप्टर के लेखक के बारे में जानकारी ली और उसका चैप्टर बनाया अच्छे से। उसके बाद से उसके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाए हैं और उस चैप्टर को अच्छे से बनाकर पूरी दही वाली मगमा का जो पूरा कहानी है उसको पिक्चर में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन भी किया। और उस पर कई सारे क्वेश्चन भी बनाए और उससे जो उस बुक में जो क्वेश्चन दिया था उस कहानी से रिलेटेड, उसके सारे आंसर मुझे ऐसे ही आ जाए थे बिना किसी टीचर के सहायता से। और आपने कॉन्फिडेंस से सारे क्वेश्चंस को कर डाला? पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। चेक कर लिया जाए? यस सर। ठीक है। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा मगमा के गांव का एक जुआरी आदमी था, जो मगमा के बारे में उसे पता चला कि मगमा अपने घर वालों से अलग हो गई है, तो वो उसी के पीछे लग गया पैसा मांगने के लिए। ठीक है। और ये मगम्मा का क्या है? मगमा ये दही बेचा करती थी अपने घर परिवार को चलाने के लिए और इसके बहू के बीच में हमेशा इससे टकराव चलता रहता था। वह अपने पोते के लिए कभी कभी अपनी बहू से झगड़ा भी कर लेती थी। ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं, इस बच्ची ने वही स्टडी प्रोसेसिंग मेथड को फॉलो करके टॉपिक्स को ख़त्म करा। और साथ मैंने आपको सेकेंड चैप्टर भी दिया खुद से। और मैं बता दूं कि मैं किसी प्रकार का उसमें हेल्प नहीं किया, ये बच्ची खुद से करके लेके आई है। और मैं दरअसल देखना चाहता था कि ये मेथड कैसा काम कर रहा है, और ये आज मेरे सामने है। तो मुझे लगता है जी हाँ, बिल्कुल हिंदी के लिए तो रामबाण का काम किया। अब जब तक मैं SST में अप्लाई नहीं कर लूँ और बाकी सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर लूँ, तब तक मैं सर कुछ कहूँगा नहीं। उसमें अप्लाई करेंगे तो ज़रूर कहेंगे, लेकिन हिंदी के लिए तो सर देख लिया, वास्तव में रामबाण का काम कर रहा है। तो अपनी सेकंड वीडियो इसी चीज़ के ऊपर होगी, जब सर बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी होगी, जहाँ पे हम मैथ, साइंस, SST के ऊपर बात करेंगे कि वो चैप्टर्स किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बाकी खुशबू ने शायद क्लास 8th में भी साइंस SST के टॉपिक्स तैयार किए थे कुछ, तो वो किस तरीके से तैयार किए थे और क्या प्रोसेस रहा था, और करने के बाद आप में क्या अंतर आए। एक तो अकेडमिक्स में अंतर होते हैं कि भाई हाँ मैं रीडिंग बेहतर हो गई, मुझे वर्ड मीनिंग्स आ गए, मुझे समझना आ गया, और बाकी खुद में अंतर आते हैं। तो वो दोनों अंतर थोड़ा बताएं कि कैसे अंतर आए हैं दोनों में, और किस तरीके से आपने इंग्लिश सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं, जो बाकी सब्जेक्ट हैं, उन्हें कैसे किया। मैं इन सभी चैप्टर्स को सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, SST हो गया, इंग्लिश है, इन सभी का चैप्टर बनाने के लिए भी मैंने इनको वर्ड, पहले तो इंग्लिश का है इसलिए इसका वर्ड मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। वर्ड मीनिंग ढूंढ के फिर हमने इसका सेंटेंस बनाया, सेंटेंस मीनिंग किया, फिर ऐसे करके उस छोटे छोटे टॉपिक्स को बनाया। टॉपिक्स बनाने के बाद से पूरे एक एक चैप्टर बनाने लगे। इस तरीके से मैं साइंस के कई सारे वीडियोस बनाए हैं, चैप्टर बना करके वीडियो बनाए हैं, SST के बनाए हैं, और इंग्लिश के भी कई सारे चैप्टर बनाए हैं। इससे मुझे रीडिंग तो एक अच्छे से क्लियर हो गई, सेंटेंस मीनिंग करना आ गया, और किसी भी चैप्टर को या टॉपिक को अच्छे से बनाकर एक्सप्लेन करना भी आ गया।
और इसके मैं वीडियो बनाई, उससे मेरे कॉन्फिडेंस में भी बहुत ही सुधार आया। तो बस 2 शब्द कहेंगे लास्ट में कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। और आप देख सकते हैं कि बच्चे दहाड़ रहे हैं MS अकेडमी के। और सेकंड वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।